बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको मैदे के मतलब कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं, तो मैंने कहा चलो पहले मैदे के मतलब ही आपको बता दूं। मैदा जो है ये एक मशक की शक्ल का उज़ू है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं ये हज़म होकर सख्त से सख्त चीज़ जो होते पहले दांत इसको काटते हैं, फिर दाढ़ें पीसती हैं और लुआब दहन के साथ में शामिल होकर इसे नरम कर देते हैं और हलक में से के सुराख से गुज़रती हुई मैदे में पहुंचती है। मैदे के लिए जो ख़ास इनकी वजूहात हैं ख़राब होने की, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो क्योंकि जो अगर सारा कुछ बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं आपको जो इसकी वजूहात हैं ख़राब होने की मैदे की वो बताता हूँ। एक तो बार बार जलाब नहीं लेना चाहिए, इससे मैदा बहुत ख़राब हो जाता है। दूसरा ये है कि जब भी खाना खाएं भूख रख कर खाएं, और उसके बाद ये है कि जब खाना खाएं तो अच्छी तरह इसको दांतों से चबा कर खाएं। ये ना करें कि दांतों का काम आप अपने मैदे से लें, उससे ये मैदा जो है कितनी देर चलेगा, वो ख़राब आस्ता आस्ता फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी 7 वजूहातें हैं जिससे मैदा ज़्यादा ख़राब होता है। सबसे पहले तो ये है कि एक तो पेट बहुत ज़्यादा भरकर ना खाएं, एक सैर और वर्जिश अपना मामूल बनाएं, रात को खाना खाकर जल्दी ना सोएं, इधर से खाना खाया उधर से सो गए, ये भी बहुत बड़ी वजह है। और बादी और शकील चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद खारी और खट्टी चीज़ें ये भी आप इनसे परहेज़ करें। इसके बाद एक वक्त में ज़्यादा खाना खाने की आदत ना बनाना, ये भी खा लिया ये भी खा लिया वो भी खा लिया, उधर से वो हज़म नहीं होता, जो वो सारा अंदर जाकर अजीब सा वो फुदला बन जाता है, तो वो सारा मैदे को ख़राब करता है। उसके बाद आप रात के खाने के बाद जल्दी सो जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं खाने के बाद, ये भी नुक्स डालता है। शकील और बादी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये नहीं खानी। खाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, उतना खाएं जितना को हज़म हो जाए। उससे ये होगा कि आपकी भूख जो है वो मैदा सही काम करेगा और भूख भी आपको वक्त पर लगेगी। जब भूख लगे उस वक़्त आप खाना खा लें, सारी दुनिया के काम छोड़कर खाना खा लें। जब आप उस वक़्त को गुजार देते हैं तो मैदा सुस्त हो जाता है, फिर खाएंगे तो वो खाना सही हज़म नहीं होगा, गैस पैदा करेगा मैदा, और खाना भी हज़म नहीं होएगा, सारा आपको डकार आते रहेंगे। तो बेहतर ये है अब थोड़ा सा आप अपने आप में चेंज करेंगे तो ये सारा मामला सही हो जाएगा। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब जो कहते हैं जब मुझे गैस नहीं जाती गैस जाती है, वो अक्सर यही करते हैं कि एक तो वक्त पर खाना नहीं खाते और बग़ैर भूख के खा लेते हैं। वक्त पर खाना खाओ, जब भूख लगे उस वक़्त खाना खाओ। जब वो खाना अगला पहला खाना हज़म नहीं होता, ऊपर से आप और खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसे ही होता है जैसे आपने 20 किलो आटे में थोड़ा सा आटा जो है वो इतना सा आटा भी वो जो खमीरा हुआ है वो डाल देंगे तो सारा आटा 20 किलो का 20 किलो वो खमीर बन जाएगा और उससे बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, तो वो गैस बनेगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चंद नुस्खे बताता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। पहला तो नुस्खा जो बता रहा हूँ वो ये है कि अब पहले वो जरियान में भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, ये 2-3 चीज़ें और ज़्यादा हैं।
जिसमें सौंफ है, ये आपने 5 तोले लेनी है। सौंफ, सुंड, राई, काला नमक, सौंफ, सुंड, राई, काला नमक, मिर्च स्याह, अनारदाना, पुदीना, नुशादर और ज़ीरा सफ़ेद। बाकी जो चीज़ें हैं, ज़ीरा सफ़ेद आपने 10 तोले लेना है, पुदीना आपने 2 तोले लेना है, अनारदाना आपने 3 तोले लेना है। बाकी चीज़ें जो हैं ये 5-5 तोला लेनी है। ये इनको पसवा कर या कूट छान कर या मशीन से पसवा लें, या आप अगर आपके पास मिक्सर है तो उसमें भी हो, ये पीस जाएगा। एक माशा हर खाने के बाद ये खाएं। एक तो मज़ेदार फक्की सी बन जाएगी और खाना भी हज़म करेगी। इसके बाद मैं आपको अगले जो हैं वो इंशाल्लाह अगले पार्ट में बताऊंगा कि वो जो 2-3 नुस्खे और हैं इसके, और जो जिन शुगर वालों को जो कब्ज़ नहीं जाती और वो कब्ज़ के और भी नुस्खे, जो दायमी कब्ज़ है वो किसी चीज़ से नहीं जाती, इंशाल्लाह ताला ये गोलियां जो हैं, ये नुस्खे से आपकी वो कब्ज़ भी चली जाएगी, क्योंकि वो भी मैदे के चैप्टर में ही आती है, इसलिए वो कब्ज़ के नुस्खे भी 2-3 बताऊँगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह रखा।